गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विपिन शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं मैथ्स के इस वीडियो लेक्चर में। आज जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हो, सेट एंड रिलेशन हमारा टॉपिक है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं मानता हूं। इसमें जेईई मेन के अंदर एक या दो क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। एक तो आता ही आता है, दो भी कई बार आ जाते हैं। और फंक्शन जो हम पढ़ते हैं, फंक्शन की भी अगर आप डेफिनेशन देखो तो उसमें सेट की प्रेजेंस होती है ना। और फंक्शन रिलेशन का अगला कदम होता है। तो इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि कैलकुलस की शुरुआत भी बेसिकली इसी चीज से होती है, ठीक है। जो लोग कैलकुलस पढ़ चुके हैं वो जानते हैं, वो सहमत करेंगे मेरे से। बहरहाल ये जो चैप्टर है, जैसा कि मैंने बताया, जेईई मेन के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं। और इसकी नॉलेज होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बार दूसरे चैप्टर्स के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं इसको यूज करके। जैसे आप ये कह लो कि पीएनसी में फ्रेम किए जाते हैं, है ना। पीएनसी में पूछे जाएंगे सेट और रिलेशन को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा, बहुत बहुत आसानी से पूछा गया है एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर्स उठाकर देख सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डील करने वाले हैं, सेट एंड रिलेशन। जेईई मेन के टॉपिक्स की शुरुआत मैं यहां से कर रहा हूं। जेईई मेन के टॉपिक्स जो हैं उसमें मैं आपको बता दूं कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। सेट एंड रिलेशन होता है, ओके। उसके अलावा मैथमेटिकल रीजनिंग होता है, जो भी हम कवर करने वाले हैं आगामी लेक्चर्स में। और उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स होता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, जिसे हम एनसीईआरटी में आप पढ़ते हो 11th क्लास में, और थोड़ा बहुत 10th में भी होता है। उसके अलावा हाइट एंड डिस्टेंस होता है, ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो ये सब चीजें हम डील करने वाले हैं अब से इन लेक्चर्स में, जो आज से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। इट विल बी अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स फॉर जेईई मेन टॉपिक्स। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सेट एंड रिलेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं समुच्चय तथा संबंध। समुच्चय तथा संबंध। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर को। बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, सारी थ्योरी कवर अप करेंगे। जेईई मेन के क्वेश्चंस जो रिसेंटली आए हैं वो भी हम करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा एक पैकेज होने वाला है आपके लिए। और मैं आपसे दावे से कह सकता हूं कि ऐसा कोई पैकेज आपको कहीं और नहीं इंटरनेट पर मिलने वाला है, स्पेशली जेईई मेन के टॉपिक्स के लिए। तो ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, है ना। अगर एक बार आपने सारे लेक्चर्स देख लिए, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जेईई मेन टॉपिक्स के जो 4 या 3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जो आते ही आते हैं जेईई मेन में, आपको पता है, वो गलत नहीं हो सकते। ये दावा है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं समुच्चय की परिभाषा से। समुच्चय की परिभाषा। देखिए, समुच्चय की परिभाषा क्या होती है कि समुच्चय जो होता है, जो सेट होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स। मतलब जो बहुत अच्छे से परिभाषित हों और एक दूसरे से अलग अलग हों, उनका जो कलेक्शन है वो समुच्चय होता है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं हम एक बार। तो समुच्चय की परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है दोस्तों। यह उन वस्तुओं का संग्रह होता है जो भिन्न हो, जो आपस में भिन्न हो, इंपॉर्टेंट बात है, तथा जिसमें हर एक वस्तु की परिभाषा समान हो। मतलब भिन्न हो लेकिन उनकी परिभाषाएं समान हो। कहने का मतलब, जैसे मान लो वॉवल है। अब आपको पता है ए भी वॉवल होता है, ए भी वॉवल होता है, आई भी, ओ भी और यू भी। मतलब इनमें हर एक जो वस्तु उपस्थित है, जिनको हम अवयव बोलते हैं समुच्चय का, ए, ई, आई, ओ, यू, उनके डेफिनेशन क्या है कि वो वॉवल है। मतलब डेफिनेशन सबके समान है, ठीक है। लेकिन स्टिल वो आपस में भिन्न है, वो आपस में भिन्न है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि समुच्चय में कोई भी अवयव केवल एक ही बार लिखा जाना चाहिए। अगर वो एक से ज्यादा बार लिखा हुआ है तो फिर वो समुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि फिर डेफिनेशन फेल हो जाएगी। डेफिनेशन में साफ लिखा हुआ है कि वो भिन्न होने चाहिए, तो इसको आप अंडरलाइन कर लें। भिन्न हो तथा जिसमें हर एक वस्तु की परिभाषा समान हो। इस लाइन को अगर इंग्लिश में मुझे एक ही शब्द में बोलना है तो मैं सिर्फ वेल डिफाइंड बोल दूंगा। वेल डिफाइंड का मतलब है कि उनकी परिभाषाएं समान हैं। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद समुच्चय को हम दर्शाने के लिए मझले कोष्ठक का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये है, ठीक है। मझले कोष्ठक ही नहीं कहते हैं। और इसको दर्शाने के लिए हम इधर कैपिटल लेटर्स में कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी। अगर वो प्राकृत संख्याओं का है तो कैपिटल एन लिख दो, है ना। पूर्णांक का है तो कैपिटल जेड लिख दो,
ये सब नोटेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं सेट को प्रदर्शित करने के लिए। और इसमें क्या होता है कि कॉमास से हर एक वस्तु को अलग किया जाता है, कॉमास से हर एक वस्तु को अलग किया जाता है। इस पर्टिकुलर रूप को, जो कि सेट का रूप है, सेट का निरूपण है, इसको हम रोस्टर रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, जिसमें हर एक अवयव आपस में कॉमा से सेपरेटेड होता है और करली ब्रैकेट के बीच में लिखा जाता है। इसको हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं, जो मैं अभी आगे लिखवाने भी वाला हूं आपको। ठीक है, तो फिलहाल ये सेट की परिभाषा थी, जो कि मैंने एक एग्जांपल से समझा दिया आपको। सेट को प्रदर्शित कैसे करते हैं? सेट को प्रदर्शित मझले कोष्ठक से करते हैं, जिसके अंदर लिस्ट की फॉर्म में सूचीबद्ध रूप से सारे अवयवों को लिखा जाता है। अवयव वो होते हैं जो समुच्चय के अंदर लिखे गए हों। तो ये भी अपन लिख लेते हैं, जैसे यहां पर ये अवयव कहलाएंगे समुच्चय के। ठीक है, समुच्चय के अवयव हैं जिनकी संख्या कितनी है? संख्या है ना। इनकी संख्या को दर्शाने के लिए हम एन वी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब वोवल के सेट के अंदर कितने अवयव हैं, एन वी का मतलब ये है। तो कितने अवयव हैं? 5 अवयव हैं, तो एन वी मतलब 5। ठीक है, इसी तरीके से मान लो मैंने एक और सेट लिया ए, जिसके अंदर मैंने पी क्यू आर को लिख दिया। तो अब अगर मुझसे बोला जाए कि भाई इसमें कितने अवयव हैं, तो एन ए बराबर मैं लिख दूंगा 3। इसमें 3 अवयव हैं, पी क्यू आर। क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ। अब अपन आगे बढ़ते हैं और सेट के निरूपण पढ़ते हैं, समुच्चय के निरूपण पढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण 2 तरीके से होता है। पहला होता है रोस्टर रूप। रोस्टर रूप क्या होता है? इसमें हम समुच्चय के अवयवों को कॉमा से सेपरेट करते हैं और करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, इसमें समुच्चय के अवयवों को कॉमाज से अलग करके इन कोष्ठक में लिखा जाता है। ठीक है, सूचीबद्ध तरीका कहते हैं इसे, है ना। सूची के रूप में हम लिखते हैं। जैसे मान लो हमें नेचुरल नंबर का सेट लिखना है, तो हम लिख देंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस प्रकार से। तो आपने देखा लिस्ट की फॉर्म में हमने लिखा, सूचीबद्ध रूप से लिखा, सभी नंबर्स को लिखा कॉमा से सेपरेट करके विद इन करली ब्रैकेट्स। ओके, दूसरा रूप है बच्चों समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप ये क्या होता है? देखिए, रोस्टर रूप में तो क्या होता है बच्चों, आपको सारे अवयव लिखने पड़ते हैं, दिखाने पड़ते हैं अवयवों को लिख के। लेकिन समुच्चय निर्माण में क्या होता है, हम बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में सेट को निरूपित करते हैं। जैसे मान लो रोस्टर रूप में एक सेट ए लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, है ना। मुझे सारे अवयव लिखने पड़े 1 से 5 तक। लेकिन अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, मैं इसी सेट को कैसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा x जो इस प्रकार है, इस चिन्ह का मतलब होता है इस प्रकार, इंग्लिश में बोलते हैं सच दैट। मेरे मुंह से अक्सर सच दैट निकल सकता है, इसलिए मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया x सच दैट। फिर ये सारे प्राकृत संख्याएं हैं, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मैंने लिख दिया, लेकिन लेस देन 6। बस ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है। तो आपने देखा अपन इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा। दूसरा, मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी लिखी है यहां पर कि x क्या हो सकता है। मैंने x को डिस्क्लोज नहीं किया, वो आपको लिखना है। इसको जो रीडर होगा उसको इसको पढ़ करके अंदाजा लगाना है कि सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं। तो इसको पढ़ करके आप देख सकते हो कि x इस प्रकार है कि x प्राकृत संख्या है और 6 से छोटी है। x प्राकृत संख्या है और 6 से छोटी है, तो डेफिनेटली वो 1 2 3 4 5 ही हो सकती है। तो अल्टीमेटली मैंने इसी सेट को इस रूप में व्यक्त कर दिया, और इस रूप में व्यक्त करना ही समुच्चय निर्माण रूप होता है। मतलब आप समुच्चय को खुद बना रहे हो प्रॉपर्टी को पढ़ के, इसलिए इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चों, समुच्चय के प्रकार आपके सामने लिखे हुए हैं कुछ, अभी और लिखूंगा मैं।
सबसे पहला है रिक्त समुच्चय, जिसको एम्प्टी सेट कहते हैं इंग्लिश में, नाम इंग्लिश में भी आपको मैं बताता जा रहा हूं। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लो मैंने एक सेट लिखा ए, ध्यान से देखिएगा, एक्स सच दैट इस प्रकार है कि एक्स स्क्वायर बराबर -1 है, ठीक है, तथा x बिलोंग्स टू रियल। मतलब x वास्तविक संख्या हो और एक्स स्क्वायर बराबर -1 से निकले सॉल्व होकर के, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर -1 किसी भी वास्तविक x के लिए संभव नहीं है। इसका मतलब इस समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव नहीं आ सकता, इसीलिए हम इसको रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को फाई से प्रदर्शित किया जाता है, ये बात ध्यान रखना, रिक्त समुच्चय को फाई से प्रदर्शित किया जाता है। फिर आगे बढ़िए, एकल समुच्चय, जिस समुच्चय में केवल एक ही अवयव हो। इसका उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे मान लो सेट ए है, उसमें मैंने सिर्फ 3 लिख दिया, तो एक ही अवयव है इसमें, इसका मतलब ये एकल समुच्चय हो गया। परिमित समुच्चय, जिसके अवयव गिने जा सके, या फिर जो फाई हो, यानी कि रिक्त समुच्चय हो, क्योंकि उसका भी अपन को अवयवों की संख्या पता रहती है कि उसमें 0 है ना। तो डेफिनेटली ऐसा समुच्चय जिसके अवयव गिने जा सके, तो या तो वो फाई हो सकता है, एम्प्टी सेट हो सकता है, या फिर कोई ऐसा समुच्चय जिसके एलिमेंट्स को अपन फिजिकली काउंट कर सकें। जैसे मान लो कोई सेट ए है, उसके अंदर है 1 3 7 8 9, ये अवयव है, तो डेफिनेटली अपन इसके अवयवों को गिन सकते हैं कि 5 है। ये हो गया परिमित समुच्चय। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कि अगर नहीं गिने जा सके तो क्या होगा? अरे तो अगला समुच्चय होगा अपरिमित समुच्चय, वह समुच्चय जिसके अवयव न गिने जा सके। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे मान लो नेचुरल नंबर का सेट है, प्राकृत संख्याओं का, 1 2 3 4 5, ये चलता ही जाएगा, कहां तक जाएगा हमें नहीं पता, हम नहीं गिन सकते, हम बता ही नहीं सकते कि इसके अंदर कितने अवयव हैं, तो इसका मतलब ये एक अपरिमित समुच्चय है। समझ में आया? अब अपन आगे कुछ और टाइप्स लेते हैं। इसके बाद समुच्चय का जो अगला प्रकार है वो है तुल्य समुच्चय, जिसको इक्विवेलेंट सेट भी कहते हैं। दो परिमित समुच्चय ए तथा बी तुल्य कहलाते हैं यदि उन दोनों ही समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान होती है, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी के बराबर होता है। एलिमेंट्स यानी अवयव। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन देख लेते हैं, मान लो सेट ए के अंदर 1 2 4 ये एलिमेंट्स हैं, सेट बी के अंदर हैं ए पी एल। तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है। अगर हम इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो वो 3 है, अगर हम इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो वो भी 3 है, क्योंकि अवयवों की संख्या सेम है, तो हम इनको तुल्य समुच्चय कह सकते हैं। इसके बाद अगले पर आते हैं समान समुच्चय, जिसको हम इक्वल सेट्स कहते हैं। दो परिमित समुच्चय ए तथा बी इक्वल कब कहलाते हैं? जब समुच्चय ए के सभी अवयव बी में मौजूद हों और बी के सभी अवयव ए में मौजूद हों, ठीक है, तब हम उनको इक्वल सेट कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? जैसे मान लो सेट ए है, इसमें 1 3 5 एलिमेंट्स हैं, सेट बी है, इसमें 3 1 5 ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी मेंबर्स हैं सेट बी के, और सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी मेंबर्स हैं सेट ए के। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल सेट्स हो गए, तो इनको हम कह सकते हैं ए इक्वल टू बी। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात और है दोस्तों, कि जब भी ऐसा होगा कि एक के एलिमेंट्स दूसरे के सदस्य और दूसरे के एलिमेंट्स पहले के सदस्य, तो डेफिनेटली आप देख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी के बराबर होगी, जो कि 3 के बराबर है इस केस में। इसका मतलब हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि जो भी इक्वल सेट्स हैं वो इक्विवेलेंट भी होंगे, जो भी इक्वल सेट्स हैं, जो भी समान समुच्चय हैं, वो तुल्य भी होंगे ही होंगे। तो इसको अपन नोट में लिख लेते हैं अभी। क्या बोला मैंने? स्टार लगा करके आप लिख लीजिए कि सभी समान समुच्चय तुल्य होते हैं, सभी समान समुच्चय तुल्य होते हैं। लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है ना, क्योंकि ए के अंदर जैसे 1 2 4 है, बी के अंदर एपीएल है
है ना। उल्टा सत्य नहीं है का मतलब क्या है कि सभी तुल्य जो है वो समान हो जाए। ऐसा इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि तुल्य होने के लिए सिर्फ एलिमेंट्स का बराबर होना जरूरी, एलिमेंट्स की संख्याओं का बराबर होना जरूरी है, लेकिन वो एलिमेंट्स एक्चुअल में बराबर हो वो जरूरी नहीं है। तो हो सकता है कि a बराबर 1 to 4 है, b बराबर apl है, लेकिन हो सकता है किसी दिन b बराबर 2 4 1 हो जाए, तो उस दिन वो तुल्य भी होगा और उस दिन वो समान भी होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि तुल्य जो होगा वो हमेशा समान होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, समान समुच्चय हमेशा तुल्य होंगे। क्यों? क्योंकि उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा सेम रहने वाले हैं। लेकिन तुल्य हमेशा समान हो यह जरूरी नहीं, क्योंकि उनमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, एलिमेंट सेम होना जरूरी नहीं है तुल्य में। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों उपसमुच्चय। उपसमुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट। उप यानी सब, समुच्चय यानी सेट। माना ए तथा बी दो समुच्चय हैं, यदि समुच्चय ए के सभी अवयव बी के सदस्य हैं तो हम कहेंगे कि ए बी का उपसमुच्चय है। कहने का मतलब यह है कि अच्छा पहले तो ये देख लो कि ए बी का उपसमुच्चय, इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ऐसे बोला जाता है, साइन ये होता है। अच्छा ए अगर बी का सबसेट है तो बी ए का क्या होगा? बी को हम कहते हैं कि बी ए का सुपरसेट है, बी ए का सुपरसेट है, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। अब सुपरसेट का मतलब होता है अधिसमुच्चय, ठीक है, सुपरसेट है। अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपरसेट है। सुपरसेट का मतलब होता है अधिसमुच्चय और सबसेट का मतलब होता है उपसमुच्चय। ठीक है भाई। अब हम एग्जांपल से बात करते हैं। जैसे मान लो सेट ए है मेरे पास 1 2 3 और सेट बी है मेरे पास 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हो सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी के सदस्य हैं। नजर आ रहा है आपको? तो अपन ये कह सकते हैं इन दोनों को देखकर कि ए जो है वो बी में से ही निकला है, इसलिए ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी। अब सबसेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपन कर लेते हैं। पहली बात यह है कि हर एक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय तो होता ही है। हर एक समुच्चय खुद का या स्वयं का उपसमुच्चय होता है। हर एक समुच्चय खुद का स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, रिक्त समुच्चय जो है, रिक्त समुच्चय हर सेट का या हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। क्लियर है? हर एक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। फिर रिक्त समुच्चय जो है वो हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। 5 भी जो एम्प्टी सेट होता है वो भी हर एक सेट का उपसमुच्चय होता है। मतलब ये दोनों तो काउंट होंगे ही होंगे। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात, इन दोनों को मतलब एक सेट खुद का उपसमुच्चय होता है और रिक्त समुच्चय भी हर एक सेट का उपसमुच्चय होता है। ये दोनों एक्चुअल में इम्प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं, अनुचित उपसमुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद मान लो कि सेट ए के अंदर n अवयव हैं। कितने अवयव हैं? n अवयव हैं। तो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? उपसमुच्चयों की संख्या की बात अगर हम करें तो वो होगी 2 की पावर n। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है, कैसे बना मैं आपको बता देता हूं। आपको पता है, मान लो आपके पास n अवयव है सेट ए में। अब आपको उपसमुच्चय बनाना है, तो आपने रिक्त समुच्चय ले लिया, यानी कि जिसमें 0 एलिमेंट है। ठीक है, आपने हो सकता है n में से एक अवयव लेकर के उपसमुच्चय बना दिया, 2 लेकर के उपसमुच्चय बना दिया, या आपने पूरे ही n एलिमेंट्स को ले लिया, यानी कि पूरा ही सेट ले लिया। तो पूरा सेट ले लोगे तो भी वो उसका उपसमुच्चय कहलाता है। हर एक समुच्चय खुद का यानी कि स्वयं का उपसमुच्चय होता ही है। और आपने जब 0 एलिमेंट लिया तो आपने रिक्त समुच्चय को लिया, रिक्त समुच्चय भी सबका उपसमुच्चय होता ही है। तो कहने का मतलब यह है, इसको आप मैथमेटिकली समझिए कि मेरे पास समुच्चय ए में n अवयव थे, मुझे उपसमुच्चय बनाना है, तो मैंने मान लो 0 एलिमेंट लिया, NC0, एक एलिमेंट लिया, 2 एलिमेंट लिया, या फिर मैंने n के n एलिमेंट्स ले लिए।
इन सभी तरीके से मैं उपसमुच्चय बना सकता था। तो टोटल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डैश डैश NCN। और आपको पता है इन सभी द्विपद गुणांकों का योग किसके बराबर होता है, 2 की पावर n के बराबर होता है। इस प्रकार से हम ये फॉर्मूला निकाल पाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों, जो उपसमुच्चय होता है ये दो प्रकार से हम विभक्त कर सकते हैं। पहला पार्ट है उचित उपसमुच्चय, दूसरा है अनुचित उपसमुच्चय। उचित को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर। ठीक है, इम्प्रॉपर। थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए। हजारों बच्चे हमारे वीडियोस देख रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं आप उन पर क्लिक करें और अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल चाहिए वो भी उस लिंक पर क्लिक करके प्रीमियम कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो अनुचित कहा जाता है। उचित क्या होता है, जैसे मान लो कि सेट ए है हमारे पास 1 2 और सेट बी है हमारे पास 1 2 3 4। तो सेट ए पूरी तरह से सबसेट है बी का। कहने का मतलब, उचित का मतलब यह है कि समुच्चय ए के सभी अवयव बी के सदस्य हों, लेकिन बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में नहीं है। यहां पर तो दो हैं ऐसे, 3 और 4। समझ गए? क्योंकि ऐसा इसलिए जरूरी है, मान लो कि ए और बी के अवयव सेम हो जाएं तो भी ए बी का उपसमुच्चय कहलाएगा, लेकिन वो अनुचित उपसमुच्चय कहलाएगा क्योंकि उस केस में वो बराबर भी है बी के। ठीक है, तो कहने का मतलब अपन यहां पर ये लिख सकते हैं कि बी में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए, एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो। ठीक है, बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, यह बात आप ध्यान रखना। जबकि अनुचित में क्या होता है, जैसे मान लो सेट ए है, इसमें ए बी सी है और सेट बी भी मैंने ले लिया ए बी सी। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ए इज सबसेट और इक्वल टू बी। तो जब ये इक्वालिटी लग जाती है, ठीक है, तब ये हो जाता है इम्प्रॉपर सबसेट। क्लियर है? तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये, कई बार आपसे पूछ लिया कि मान लो भाई अनुचित उपसमुच्चयों की संख्या बताओ, है ना, तो अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं उचित उपसमुच्चयों की संख्या बताओ। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि उचित उपसमुच्चयों की संख्या बताइए, तो वो क्या होगा, टोटल 2 की पावर n माइनस 2। ये 2 किसके लिए है, एक तो है रिक्त समुच्चय फाई के लिए और एक वो समुच्चय खुद, है ना, क्योंकि हर एक समुच्चय खुद का तो उपसमुच्चय होता ही है, समुच्चय स्वयं। तो 2 की पावर n माइनस 2 करते ही आपके पास उचित उपसमुच्चयों की संख्या आ जाएगी, क्योंकि अनुचित उपसमुच्चयों की संख्या तो 2 ही होती है, एक तो रिक्त समुच्चय और एक वो समुच्चय खुद। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों घात समुच्चय। घात समुच्चय मतलब पावर सेट। देखो, समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय, समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय ए का घात समुच्चय कहलाता है। ए का घात समुच्चय कहलाता है। ठीक है, इसको अगर ए का घात समुच्चय लिख रहे हो तो P ऑफ ए से हम इसको डिनोट कर देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मान लो सेट ए है मेरे पास 1 2 3। तो अब मुझे इसके सबसेट्स बनाने हैं। अब ध्यान देना, सबसेट्स मुझे बनाने हैं और उन सबसेट्स का जो समुच्चय होगा, उन उपसमुच्चयों का जो समुच्चय होगा वो घात समुच्चय होगा एक। तो पहले मैं ये पता लगाऊं कि कितने उपसमुच्चय बनेंगे। तो उसके लिए मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिने कि ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो वो 3 थे, है ना। फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ सबसेट्स का, उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, जहां n ए के अंदर उपस्थित अवयवों की संख्या है।
जो कि यहां पर 3 है तो 2 की पावर 3 दैट इज 8। 8 उपसमुच्चय बनने वाले हैं। अब वो 8 उपसमुच्चय क्या है? वो 8 उपसमुच्चय होंगे। एक तो 5 होगा ही होगा, कंफर्म है, ठीक है। एक वो समुच्चय खुद होगा, यानी कि 1 2 3, ठीक है। याद रहे 5 पर कभी भी ब्रैकेट मत लगाना, ठीक है, ये अवयव होता है, ठीक है। तो 5 हो गया। फिर हमने, हो सकता है हमने 1 को लेकर उपसमुच्चय बनाया, हमने 2 को लेकर उपसमुच्चय बनाया, हमने 3 को लेकर उपसमुच्चय बनाया, फिर हमने 1 और 2 को ले लिया, फिर हमने 2 और 3 को ले लिया, और फिर हमने 3 और 1 को ले लिया। ये सब उपसमुच्चय हो गए, टोटल 8 हो गए। इनका जो सेट होगा वो कहलाता है पावर सेट ऑफ ए। क्लियर है? नेक्स्ट है सार्वत्रिक समुच्चय, यानी कि यूनिवर्सल सेट। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? देखिए, वह समुच्चय होता है जिसके बाकी सभी उपसमुच्चय हो, या जो सभी का अधिसमुच्चय हो, ठीक है। वह समुच्चय जो किसी विशेष संदर्भ में शेष सभी समुच्चयों का अधिसमुच्चय हो, यानी बाकी सभी शेष समुच्चय जो हैं वो उसके उपसमुच्चय हैं, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे अधिसमुच्चय हो। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मान लो, अच्छा पहले इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? इसको हम कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। यूनिवर्सल सेट है, इसको इंग्लिश में यूनिवर्सल सेट कहते हैं, वहीं से हम इसको कैपिटल यू से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे मान लो सेट ए मैंने लिया 1 3 5 8, सेट बी मैंने लिया 2 4 6, ठीक है। और अब मैंने एक सेट यू लिया जो है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देख सकते हो ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। किसी विशेष संदर्भ में, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात हो रही है, उसमें यूनिवर्सल सेट अपने हिसाब से डिफाइन किया जा सकता है, इसलिए विशेष संदर्भ लिखा गया है। तो सेट ए भी इसमें मौजूद है, सेट बी भी इसमें मौजूद है। तो इस पूरे संदर्भ में, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये वाला जो सेट है ये इन सब का अधिसमुच्चय है, इसीलिए हम इसको सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे। क्लियर है? इसको जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो और अच्छे से क्लियरिटी होगी आपको। तो बच्चों अगला टॉपिक है वेन डायग्राम, जिसको हम वेन आरेख भी कहते हैं। वेन आरेखों में हम आयत और वृत्त का इस्तेमाल करते हैं। आयत को हम सार्वत्रिक समुच्चय को दर्शाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वृत्तों को हम उस सार्वत्रिक समुच्चय के उप समुच्चयों को दर्शाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसा होता है, यू मान लो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है यू, जो मैंने आयत से प्रदर्शित किया है, और इसके दो उपसमुच्चय हैं ए और बी, जिनको मैंने इस तरीके से प्रदर्शित कर दिया, ठीक है। तो ये सेट की एक रिप्रेजेंटेशन होती है वेन डायग्राम से, जिसमें यूनिवर्सल सेट आयत होता है और बाकी जो गोले इस्तेमाल होते हैं, जो 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं, वो उस यूनिवर्सल सेट के उपसमुच्चय होते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब ये वेन आरेख जो होता है ना, ये सेट्स के बहुत सारे संबंधों को निरूपित करने के काम में आता है जैसे कि संघ, 2 समुच्चयों का संघ, या 2 समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इस तरह की चीजें हम वेन डायग्राम से बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं, क्वेश्चंस को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और समुच्चयों के संघ और सर्वनिष्ठ को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, समुच्चयों का संघ। अब हम समुच्चयों की संक्रियाओं पर आ गए हैं, ऑपरेशंस पर आ गए हैं। तो समुच्चयों का संघ क्या होता है? देखिए, अगर आपके पास 2 सेट्स हैं ए और बी, ठीक है, तो उनका संघ या सम्मिलन, इसको सम्मिलन भी कहते हैं, इनका सम्मिलन या संघ क्या होता है कि आपने ए के सभी एलिमेंट्स ले लिए और बी के सभी एलिमेंट्स ले लिए, है ना, ए यूनियन बी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी वो सेट होता है जिसमें ए के सभी अवयव होंगे, बी के सभी अवयव होंगे, और उन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स जो होंगे वो सिर्फ एक बार लिखे हुए होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए इसको। जैसे मान लो सेट ए है मेरे पास 2 3 4 6, और सेट बी है मेरे पास 1 2 4 6 8। ये 2 सेट है मेरे पास। अब मुझे इनका सम्मिलन लिखना है, संघ लिखना है। तो जो ए यूनियन बी होगा वो इस तरीके से प्रदर्शित होगा,
और उसका मतलब है इन दोनों सेट्स के अवयवों को आप मर्ज कर दीजिए, ठीक है, और जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको एक ही बार लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1, ठीक है, यहां पर है 2 2 बार है, लेकिन कॉमन एलिमेंट्स को एक ही बार लिखना है, यहां साफ लिखा हुआ है उभयनिष्ठ अवयवों को केवल एक बार लिया गया हो, ठीक है। फिर 3 लिया जाएगा, फिर 4 भी उभयनिष्ठ एक बार लिया जाएगा, 6 भी उभयनिष्ठ एक बार लिया जाएगा, और बाद में 8 लिया जाएगा। तो आप देख सकते हो ये बन गया आपका ए सम्मिलन बी। क्लियर है? 1 2 3 4 6 8। आप देखोगे अगर आप इसमें ए के सेट्स देखना, ए के एलिमेंट्स देखना चाहोगे तो वो भी दिखेंगे 2 3 4 6। अगर आप बी के एलिमेंट्स देखना चाहोगे तो वो भी दिखेंगे 1 2 4 6 8। क्लियर है? अब इसको वेन आरेख से समझते हैं, वेन आरेख से थोड़ी और क्लियरिटी होगी, ठीक है। मान लो इस संदर्भ में, इस एग्जाम्पल के संदर्भ में जो यूनिवर्सल सेट था वो ये है, प्रदर्शित कर दिया हमने। कोई भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है वो, बस हमें तो ये पता है वो यूनिवर्सल सेट वो है जिसके ये दोनों क्या है, उपसमुच्चय हैं। अब वृत्त से हम ए और बी को प्रदर्शित करते हैं। ये ए है और ये बी है। अब आप सोचोगे मैंने सर इनको इंटरसेक्ट क्यों करवा दिया वृत्तों को, है ना, प्रतिच्छेद क्यों करवा दिया? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि भाई ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी हैं, उभयनिष्ठ एलिमेंट्स भी हैं। तो देखिए जो उभयनिष्ठ एलिमेंट है वो है 2 4 और 6। उनको मैं सबसे पहले यहां पर लिख देता हूं क्योंकि ये ए में भी नजर आएंगे और ये बी में भी नजर आएंगे, ठीक है, ओके। अच्छा ये ए है, ये बी है। तो ए के अंदर 2 4 6 तो आ गया। अब एक एलिमेंट और बचा है वो है 3। 3 को यहां लिख दिया क्योंकि वो प्योर ए का एलिमेंट है, उसमें वो बी में नहीं है तो वो प्योर ए की साइड पर आ जाएगा, कॉमन जगह पर नहीं आएगा। बी के अंदर क्या बचा, बी के अंदर बचा 1 और 8, है ना। तो ये इसका वैन आरेख हो गया। इसमें ये उभयनिष्ठ वाला पोर्शन है, ये प्योर ए वाला पोर्शन है, ये प्योर बी वाला, शुद्ध बी वाला पोर्शन है, ठीक है। अब ये जो हमने अभी सम्मिलन पढ़ा है दो समुच्चयों का, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, हम उनको पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर ए का यूनियन आपने ए के साथ ही कर दिया तो आंसर ए ही आएगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, ए का यूनियन आपने रिक्त समुच्चय यानी 5 के साथ कर दिया तो भी आंसर ए ही आएगा, ठीक है। तीसरी बात, अगर ए यूनियन बी यूनियन सी है तो ये है डिस्ट्रीब्यूट, एसोसिएट भी हो सकता है, ठीक है। ये ब्रैकेट इधर से आगे भी शिफ्ट हो सकता है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। फोर्थ नंबर पर है कि ए यूनियन बी करूं चाहे मैं बी यूनियन ए करूं, रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आप दिमाग में रखोगे, ठीक है। अगला टॉपिक है बच्चों, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन। दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन यानी कि दो समुच्चय अगर आपके पास मौजूद हैं तो उनका जो भी कॉमन एलिमेंट है उन सब का कलेक्शन, कॉमन एलिमेंट का कलेक्शन जो होगा वो ए इंटरसेक्शन बी होगा। क्या कह रहा हूं मैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं एग्जांपल से, उसके बाद हम इसको डिफाइन कर देंगे। जैसे मान लो मेरे पास सेट ए है, सेट ए में मेरे पास है 1 3 7 10 11, और सेट बी में मेरे पास है 2 3 10 12, ठीक है। अब अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी को इस तरीके से उल्टे यू से हम प्रदर्शित करते हैं, इसका मतलब इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर मुझे निकालना है तो मुझे वो अवयव लेने हैं ए इंटरसेक्शन बी के सेट में, वो अवयव लेने हैं जो ए में भी मौजूद हों और बी में भी मौजूद हों। तो ऐसे कौन कौन है, ऐसा 3 है और 10 है। तो ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट्स आते हैं जो ए में भी मौजूद हों और बी में भी मौजूद हों। तो अपन इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में वो एक्स आएंगे जो इस प्रकार हैं, सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू ए तथा एक्स बिलोंगिंग टू बी। इतना अपन कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी के लिए, जो एक्स वो एक्स जो ए में भी हो और जो बी में भी हो। अब अगर अपन इसको वेन डायग्राम में करना चाहें तो मैं इसको वेन डायग्राम से सिखाता हूं आपको। ये मैंने दो सेट्स बनाए ए और बी, ये इनके संदर्भ में यूनिवर्सल सेट है जो कि यू है, ये ए है, ये बी है। अब ध्यान दीजिए, ए के जो एलिमेंट्स हैं और बी के जो एलिमेंट्स हैं इनमें कॉमन क्या है, पहले हम वो लिख लेते हैं यहां पर 3 और 10, ठीक है। अब ए में कौन बचा, ए में बचा 1 7 11, बी में कौन बचा, बी में बचा 2 और 12, क्लियर है।
तो अब अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी की बात करनी है तो केवल मुझे इसको शेड करना होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी जो इनका मतलब ये है कि कॉमन पार्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है, कॉमन पार्ट ऑफ ए एंड बी वो होता है ए इंटरसेक्शन बी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो अपन देख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है कि ए का इंटरसेक्शन अगर मैं ए के साथ ही करूं तो ए ही आंसर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कि ए का इंटरसेक्शन अगर मैं फाई के साथ करूं तो फाई ही आंसर होगा। किसी भी समुच्चय का सर्वनिष्ठ अगर मैं फाई के साथ यानी कि रिक्त समुच्चय के साथ निकालूंगा तो आंसर फाई ही आएगा। तीसरे पर आते हैं दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी करूं चाहे मैं बी इंटरसेक्शन ए करूं बात एक ही है। चौथे नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करो चाहे ए इंटरसेक्शन बी को क्लब करके इंटरसेक्शन सी करो बात एक ही है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विसंगीत समुच्चय। विसंगीत समुच्चय का मतलब है डिसजॉइंट सेट्स। ये टर्म इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार आईआईटी ने इस्तेमाल किया है अपने कुछ क्वेश्चंस में इसको। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? डिसजॉइंट सेट्स, मान लो हमारे पास एक सेट ए है एक सेट बी है, इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लिया और हमें कुछ भी नहीं मिला। तो जब दो सेट्स का इंटरसेक्शन लें और हमें फाई मिले यानी कि रिक्त समुच्चय मिले तो समझ जाओ कि वो दोनों सेट्स क्या हैं? डिसजॉइंट सेट्स हैं। एग्जाम्पल, मान लो ए बराबर है 1 2 3, बी बराबर है 4 6। अगर मैं इन दोनों का कुछ कॉमन निकालना चाहूं ए इंटरसेक्शन बी तो वो आएगा 5। इनका अगर वेन डायग्राम स्पेशली में बनाना चाहूं, मान लो ये इनका यूनिवर्सल सेट है तो ए अलग रहेगा बी अलग रहेगा। क्यों अलग रहेंगे? क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर है? तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 अगर हो तो ए और बी डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। इसके बाद एक और है कॉम्प्लीमेंट्री सेट यानी कि समुच्चय का पूरक या पूरक समुच्चय। ठीक है, तो नेक्स्ट है पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय यानी कॉम्प्लीमेंट्री सेट। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है। मान लो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, पहले डायग्राम से समझो फिर लिखवाऊंगा। एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और इसके अंदर एक सेट ए रखा हुआ है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? ए का पूरक क्या होगा? ए का पूरक ए के अलावा जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट में वो सब ए के पूरक कहलाते हैं। तो ए के पूरक को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं? ए बार से या ए डैश से या ए के ऊपर सी लगा करके, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। तो आपको बात समझ में आई होगी। हम यहां पर लिख सकते हैं कि ए का पूरक समुच्चय, ए का पूरक समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें सार्वत्रिक समुच्चय के वे सभी अवयव होते हैं जो ए में ना हो, ठीक है। जो मैंने यहां पर आपको बना करके समझाया वेन आरेख, वही मैंने आपको लिखवा भी दिया है, इसको कॉपी कर लीजिए। अब इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम डी मॉर्गन नियम भी कहते हैं, ठीक है। डी मॉर्गन नियम कहते हैं, जो काम के हैं, काफी काम के हैं। पहला तो यह है कि अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी का पूरा पूरक निकालना है तो ए बार यूनियन बी बार हो जाता है। इसको बार बोलते हैं, पूरक कहते हैं इसको, ए पूरक यूनियन बी पूरक, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी जस्ट उल्टी होती है, ए यूनियन बी का पूरक निकालोगे तो ए बार इंटरसेक्शन बी बार हो जाएगा, ठीक है। ये डी मॉर्गन नियम होता है। इसको आप
याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। देखिए, मान लीजिए सेट ए है हमारे पास 1 2 5 11 20, ठीक है, और सेट बी है हमारे पास 0 3 5 8 12। और अब मुझे किसी ने बोला है कि a माइनस बी निकालो। तो याद रहे, a माइनस बी का मतलब वह समुच्चय जिसमें वह अवयव होंगे, वह समुच्चय जिसमें वह अवयव होंगे जो a में हो किंतु b में नहीं, a में हो किंतु b में नहीं, a में तो हो लेकिन b में नहीं हो। अब बताओ, अगर ये डेफिनेशन आपको पता है तो a माइनस बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? वो एलिमेंट्स जो a में है, a में 1 है लेकिन b में नहीं है, a में 2 है लेकिन b में नहीं है, a में 11 है लेकिन b में नहीं, और a में 20 है लेकिन b में नहीं। तो a माइनस बी के अंदर ये अवयव आ जाएंगे। इसी तरह अगर हमें b माइनस ए पूछा गया है तो b माइनस ए का मतलब वह अवयव जो b में है या b में हो किंतु a में नहीं, b में हो किंतु a में नहीं। तो बताओ b माइनस ए के अंदर क्या अवयव आएगा? 0 आएगा, 3 आएगा, 8 आएगा और 12 आएगा। ठीक है, इसको वैन आरेख से भी हम समझते हैं तो और मजा आएगा। देखिए, ये मैंने a बनाया, ये मैंने b बनाया, ये इनका यूनिवर्सल सेट है। अब ध्यान से देखिएगा, दिस इज a, दिस इज b। तो a और b में जो कॉमन एलिमेंट है पहले हम वो लिख लेते हैं। कॉमन एलिमेंट क्या है? कॉमन एलिमेंट है केवल 5। इसके अलावा a में क्या बच गया? 1 2 11 और 20। b में क्या बच गया? 0 3 8 और 12। तो आप देख सकते हो, ये जो प्योर शुद्ध a है, शुद्ध a, उसको हम लोग a माइनस बी कहते हैं, और जो शुद्ध b है उसको हम लोग b माइनस ए कहते हैं। शुद्ध a को a माइनस बी, शुद्ध b को b माइनस ए। a माइनस बी को ऐसे भी लिखा जाता है, a माइनस बी का मतलब हो जाता है। प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में हज़ारों बच्चे रोज़ाना ये बोलते हैं कि सर ये वाला चैप्टर पढ़ाएं या वो वाला चैप्टर का वीडियो डालें। तो हम उन बच्चों से रिक्वेस्टफुल मैनर में ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और बेल आइकन को हिट करें। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन वीडियोस की आप लोग डिमांड कर रहे हैं वो हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पर डाले हुए हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर जाएं और वीडियोस देखें। कहता है ए में से आप ए इंटरसेक्शन बी घटा दो, बी माइनस ए का मतलब हो जाता है बी में से आप ए इंटरसेक्शन बी घटा दो, शुद्ध ए निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे शुद्ध ए, इसको हम लोग बोलेंगे शुद्ध बी। समझ में आ गई बात आपको? इन दोनों बातों को याद रखिएगा, आप ये काम आएंगी क्वेश्चन में। ए माइनस बी का मतलब है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सोचो, ए क्या था? 1 2 5 11 20, और ए इंटरसेक्शन बी क्या था? 5। इस 5 को हटा दो आप ए में से, 5 को हटाते ही अब ये क्या सेट बन गया? 1 2 11 20, ये ए माइनस बी है। ठीक है, ये रहा। इसी तरह बी में से आप ए इंटरसेक्शन बी हटा दोगे तो आपके पास शुद्ध बी आ जाएगा। डायग्राम से भी समझ में आ रहा है, ये पूरा ए था, इस ए में से मैंने कॉमन सेक्शन हटा दिया तो मेरे पास ए माइनस बी बच गया। ये पूरा बी था, इस बी में से मैंने ए इंटरसेक्शन बी हटा दिया तो मेरे पास शुद्ध बी बच गया। समझ में आया? अगर हम ए और बी के सममित अंतर का वैन आरेख बनाना चाहें तो वो कैसे बनेगा? देखिए, मान लो ए ये है, इनमें कुछ कॉमन है। ठीक है, आपको पता है ये शुद्ध ए जो होता है इसी को ए माइनस बी कहते हैं, ये शुद्ध बी जो होता है इसको बी माइनस ए कहते हैं। ठीक है, तो ये और इसका जो यूनियन होता है, संग होता है, वही आपका आंसर। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ना, यही ए और बी का सममित अंतर होता है। इसके बाद अपन कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं और फिर कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों, विभिन्न समुच्चयों में अवयवों की संख्या। ये वो टॉपिक है जिसमें जेईई मेन में बहुत क्वेश्चंस आए हैं, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हो। इनके अंदर जो मैं प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले लिखवाने वाला हूं
वो सब पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ चुके हैं, मैं आपको करवाने भी वाला हूँ। रिसेंटली जो जेईई मेन में क्वेश्चंस आए हैं सेट्स के ऊपर, रिलेशंस के ऊपर, वो सब मैं लूँगा क्लास में, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ईजी, मतलब बहुत आराम से इससे क्वेश्चन दिया जाता है जेईई मेन में, और बहुत हंसी खुशी के साथ दिया जाता है, क्योंकि अक्सर बच्चों से नहीं हो पाता है। क्योंकि एक तो वो स्टोरी वाले क्वेश्चंस होते हैं, 4-5 लाइन के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से डेटा आपको उठा करके इकट्ठा करना पड़ता है, उसके बाद फॉर्मूला सोचना पड़ता है कि किस फॉर्मूले में फिट बैठेंगे, तो एक अच्छा तरह का क्वेश्चन बन जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक वेन डायग्राम बना देना चाहता हूं आपके सामने, जिसकी जरूरत मुझे पड़ने वाली है इन सब फॉर्मूलों को लिखते वक्त। ये यूनिवर्सल सेट ले लिया मैंने, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। यहां पर यूनिवर्सल सेट है हमारे पास और उसके उपसमुच्चय हैं ए और बी, ठीक है। अब मान लो कि हमें सबसे पहले n नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं ए यूनियन बी में। टॉपिक का नाम है विभिन्न समुच्चयों में अवयवों की संख्या। तो सबसे पहले हमें ए यूनियन बी समुच्चय में अवयवों की संख्या निकालनी है, ठीक है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब बच्चों आपको पता ही है क्या होता है। ए यूनियन बी का मतलब है ये पूरा, ठीक है, ये जो मैंने शेड किया है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने ए को भी ले लिया, आपने बी को भी ले लिया, और आपने ए और बी के कॉमन पार्ट को भी ले लिया। लेकिन ध्यान रहे, जब आप ए को ले रहे हो, बी को ले रहे हो, तो ये कॉमन पार्ट जो है ये ए में भी काउंट होगा, ये बी में भी काउंट होगा, है ना। तो ये 2 बार काउंट हो जाएगा, तो आपको इसको हटाना पड़ेगा एक बार। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, भाई आपने ए को काउंट किया, आपने बी को काउंट किया, लेकिन जैसा कि मैंने बोला इसमें ये जो कॉमन पार्ट है जिसको हम लोग ए इंटरसेक्शन बी के नाम से जानते हैं, ये 2 बार काउंट हो गया, एक बार ए में भी, एक बार बी में भी। तो इस आंसर को बैलेंस करने के लिए हमें उसको एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एन ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये है आपका पहला फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसी में मैं बात करूं कि यदि ए तथा बी, सेकंड नंबर नहीं देते, स्टार लगा देते हैं, इसी फॉर्मूले का स्पेशल पार्ट है, ए तथा बी विसंगीत समुच्चय हैं। अगर ए तथा बी विसंगीत समुच्चय हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मतलब है कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो फाई होगा। फाई होने का मतलब यह है कि ए इंटरसेक्शन बी नाम का जो समुच्चय है उसमें अवयवों की संख्या कितनी होने वाली है, 0 होने वाली है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब अगर इस सिचुएशन में जबकि ए और बी विसंगीत हैं, मैंने ए यूनियन बी के अंदर अवयव निकालने की चेष्टा अगर की, तो एन ए यूनियन बी हो जाएगा एन ए प्लस एन बी, सिर्फ इतना, क्योंकि एन ए इंटरसेक्शन बी तो 0 हो चुका है। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड फॉर्मूले की, जो है एन ए माइनस बी। ए माइनस बी, ए और बी के अंतर को अगर हम निकालें तो ए माइनस बी के अंदर कितने अवयव होंगे ये हमें बताना। मैंने आपको पहले बताया था ए माइनस बी का मतलब है ए में से आप माइनस करना चाहते हो ए इंटरसेक्शन बी। मैंने आपको सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। हमें ये चाहिए, ये वाला पोर्शन जो क्या होता है ए माइनस बी, यानी कि ए में से आप ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दीजिए। इसी तरह अगर मुझसे किसी ने बोला कि भाई बी माइनस ए के अंदर अवयवों की संख्या कितनी है, तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये होता है एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, करेक्ट। अच्छा, अब किसी ने हमसे पूछ लिया कि ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन कर दो, यानी कि ए सम्मित अंतर बी, इसमें कितने अवयव होंगे आपको पता ही है। ये किसके बराबर होता है, ये होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के, ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए इसको ई मान लो, थोड़ी देर के लिए आप इसको एफ मान लो, तो एन ई यूनियन एफ ये हो जाएगा एन ई प्लस एन एफ माइनस एन ई इंटरसेक्शन एफ। अच्छा, ई यानी कि ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, एफ यानी कि ये वाला पोर्शन, इनमें कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, तो यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ तो 0 ही है, कंफर्म। ये एक रिक्त समुच्चय था ई इंटरसेक्शन एफ, इसलिए उसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी होने वाली है, 0 होने वाली। आगे बढ़ो, एन ई कौन था, ई था ए माइनस बी,
ठीक है, एफ था बी माइनस ए। ओके, एन ए माइनस बी क्या था, ये ऊपर लिखा हुआ है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन बी माइनस ए क्या था, ये था एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, एन ए प्लस एन बी और एन ए इंटरसेक्शन बी और एन ए इंटरसेक्शन बी को जोड़ दीजिए, माइनस टू एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला हो गया आपका ए और बी के सममित अंतर का। ठीक है, फिफ्थ है, अगर मान लो हमसे एन ए बार यूनियन बी बार ये पूछा जाए, तो हम जानते हैं डिमॉर्गन का नियम, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी होल बार के बराबर, और यूनिवर्सल सेट है ही से हमारे पास। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी बार की बात हो रही है तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर से सभी ए इंटरसेक्शन बी के अवयवों को हटा दीजिए, तो जो बचेंगे वो ए इंटरसेक्शन बी बार के अवयव होंगे। करेक्ट है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। अच्छा, फर्दर ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो अगले में मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, क्योंकि सेम फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है। फिर मान लो हमें पूछा है ए बार इंटरसेक्शन बी बार, यानी कि डिमॉर्गन के हिसाब से ए यूनियन बी का बार। अब ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा यूनिवर्सल में से आपने एन ए यूनियन बी हटा दिया। ठीक है, यूनिवर्सल आपके पास है ही सही। अब ए यूनियन बी कैसे निकालोगे, देखो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल ऊपर भी करना है आपको। फॉर्मूला आपको पता ही है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये लगा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हुई दो सेट्स की बात। अब तीन सेट्स के लिए भी एक फॉर्मूला होता है जिसको अपन देख लेते हैं। आइए, तो सेवंथ नंबर पे जो फॉर्मूला है वो ये है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर आपको पूछा जाए तो ये फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, इतने पोर्शन को आप लिख सकते हो सिग्मा एन ए। ठीक है, इतने पोर्शन को आप लिख सकते हो माइनस बाहर निकाल के सिग्मा एन ए इंटरसेक्शन बी, और ये तो एज इट इज लिखा जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये इसका शॉर्ट वर्जन हो गया, एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर, ये लीजिए। ठीक है, जहां पर ए बी सी क्या है, ए बी तथा सी जो है ये तीन परिमित समुच्चय हैं। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अब अपन इस फॉर्मूले को एक बार देख लेते हैं कि आया कैसे। ठीक है, तो बच्चों अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा एन ए यूनियन बी यूनियन सी का, उसका प्रूफ आपके सामने है। वेन डायग्राम देखिएगा, वेन डायग्राम से समझिएगा। ये यूनिवर्सल सेट है, यहां पर तीन सेट्स मैंने लिए हैं ए बी और सी। अब इन तीन सेट्स में जो रीजन है वेन डायग्राम के अंदर वो बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 रीजन्स हैं, ध्यान से देखो। ये वाला जो शुद्ध ए वाला रीजन है, ठीक है, ये वाला जिसमें सिर्फ ए ही ए है, वहां पर ना तो बी है तो इसलिए बी पर बार लगा दिया, ना सी है इसलिए सी पर भी बार लगा दिया, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार वाला एरिया है, इसको मैंने 1 नाम दिया है। इसी तरीके से शुद्ध बी वाला जो एरिया है इसको मैंने ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार नाम दिया है, जो कि रीजन नंबर 2 है। इसको मैंने रीजन नंबर 3 नाम दिया है, जो कि ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी है ना। ए और बी का जो शुद्ध इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी, जहां पर सी का नामो निशान भी नहीं है, सी बार, वो मैंने 4 लिया है। इसी तरीके से जहां पर ए का नामो निशान नहीं है वो मैंने 5 लिया है, जहां पर सी का बी का नामो निशान नहीं है वो मैंने 6 लिया है और जहां पर तीनों एक साथ मौजूद है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो मैंने 7 लिया है। अब मुझे क्या करना था, मुझे ए यूनियन बी यूनियन सी करना था और इसके अवयवों की संख्या निकालनी थी। इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे इन सबको शेड कर देना है। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या है, ये सब कुछ है ना, एंटायर वेन डायग्राम विल बी शेडेड। तो इसका मतलब मुझे 1 + 2 + 3 से लेकर 7 तक जाना है। अब मैंने एक एक रीजन को लिया। पहला रीजन लिया एन ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि शुद्ध ए, यानी कि एन ए में से हमें एन ए इंटरसेक्शन बी भी माइनस करना है, एन ए इंटरसेक्शन सी भी माइनस करना है। कर दिया माइनस, लेकिन
ए इंटरसेक्शन बी में भी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ रहा था और ए इंटरसेक्शन सी में भी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ रहा था। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 2 बार हट गया, तो इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए मैंने एक बार एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जोड़ दिया। इसी तरह शुद्ध 2 निकालने के लिए, शुद्ध बी निकालने के लिए, यानी कि ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार निकालने के लिए मैंने बी में से बी इंटरसेक्शन ए माइनस किया, बी इंटरसेक्शन सी माइनस किया और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को जोड़ दिया, क्योंकि वो 2 बार माइनस हो चुका था। सिमिलरली मैंने रीजन नंबर 3 निकाला। अब रीजन नंबर 4 देखो, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार, ये क्या है? ये शुद्ध ए इंटरसेक्शन बी है। तो ए इंटरसेक्शन बी में से मैंने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस कर दिया, है ना, ये वाला पोर्शन माइनस कर दूंगा ए इंटरसेक्शन बी में से, तो मेरे पास इतना पोर्शन बचेगा। इसी तरीके से बी इंटरसेक्शन सी में से मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस कर दूंगा, तो ये वाला पोर्शन बचेगा। और इसी तरीके से सी इंटरसेक्शन ए में से अगर मैं ये वाला पोर्शन माइनस कर दूंगा तो सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा, ठीक है, ये वाला। तो इसी तरीके से मैंने क्या किया, रीजन नंबर 4 निकालने के लिए एन ए इंटरसेक्शन बी में से एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस कर दिया। रीजन नंबर 5 निकालने के लिए बी इंटरसेक्शन सी में से ये माइनस किया, और रीजन नंबर 6 निकालने के लिए सी इंटरसेक्शन ए में से मैंने ये माइनस कर दिया। और रीजन नंबर 7 क्या था? वो तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी था ही सही। अब इन सबको मुझे ऐड करना है। अब देखो, जब मैं इनको ऐड करूंगा तो क्या होगा? जब मैं इनको ऐड कर रहा हूं तो ए इंटरसेक्शन बी से ए इंटरसेक्शन बी कटेगा, ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी से ए इंटरसेक्शन सी कटेगा, बी इंटरसेक्शन सी से बी इंटरसेक्शन सी कटेगा। ओके, ये कट गए, साथ में ये कटेंगे, तीनों कैंसिल। अब क्या बचा यहां पर? जो बचा वो देखो एन ए एन बी एन सी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी सी इंटरसेक्शन ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस साइन के साथ, और साथ में बचा अकेला ये प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यही फॉर्मूला था, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब एक नोट लिख लेते हैं बच्चों। नोट ये है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर आपको सॉल्व करना है तो ये होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के बराबर। दूसरा, अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आपको सॉल्व करना है तो ये होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के बराबर, ठीक है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस अपन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, फाई के पावर सेट और फिर उसका भी पावर सेट में कितने अवयव होंगे, ठीक है, समझ में आया? तो सबसे पहले अपन पी ऑफ फाई निकालते हैं। देखो, पी ऑफ फाई का मतलब क्या है कि रिक्त समुच्चय, यानी कि फाई का पावर सेट, फाई का पावर सेट। फाई में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे फाई में वो 0 होंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? उप समुच्चयों की संख्या कितनी बनेगी? उप समुच्चयों की संख्या बनेगी 2 की पावर 0 यानी कि 1, ठीक है। उप समुच्चय एक ही होगा और वो होगा खुद फाई। तो पावर सेट ऑफ फाई के अंदर केवल और केवल फाई आकर के बैठ जाएगा। अच्छा, अब पावर सेट ऑफ फाई निकालना है। अब यहां पर एक एलिमेंट था, तो अब जो उप समुच्चयों की संख्या है वो 2 की पावर n की वजह से 2 हो जाएगी। वो 2 कौन होंगे? एक तो फाई और एक ये सेट खुद, ठीक है, याद रहे। अब ये सेट है क्योंकि करली ब्रैकेट लग गए यहां पर, ठीक है। तो यहां पर अब 2 एलिमेंट्स हो गए। तो अब अगर मुझसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ लिए जाएं पी ऑफ फाई में, तो वो 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कितना आंसर है इसका? 2 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, किसी शहर में 1000 परिवार हैं, 40% लोग जो हैं उनमें वो न्यूज़पेपर ए पढ़ते हैं, 20% बी पढ़ते हैं, 10% सी पढ़ते हैं, 5% ए व बी दोनों पढ़ते हैं, 3% बी और सी दोनों पढ़ते हैं और 4% सी और ए दोनों पढ़ते हैं, और जो तीनों पढ़ते हैं वो है 2%। आपको उन परिवारों की संख्या पूछी गई है जो केवल और केवल ए पढ़ते हैं। मैं आपको एक बार फिर से वेन डायग्राम में ले जाना चाहता हूं। देखिए, मैंने 3 का जो वेन डायग्राम बनाया था वो कुछ ये था, और इसमें अगर शुद्ध ए की मैं बात करूं तो वो ये है, ये शुद्ध ए है जिसको हम ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार कहते हैं। आज हमसे यही पूछा जा रहा है, आज हमसे यही पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि एन ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार जो होता है ये क्या होता है? शुद्ध ए होता है। मतलब ए में से आपको ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना पड़ेगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आपको ये ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना पड़ेगा, एक आपको ए इंटरसेक्शन सी माइनस करना पड़ेगा, और इन दोनों में ही ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 2 बार माइनस हो जाएगा।
तो आपको एक बार जोड़ना भी पड़ेगा। तो एन ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, जो मैंने पिछले फॉर्मूला, जो लास्ट मैंने फॉर्मूला प्रूव किया था, उसमें मैंने आपको पूरा वेन डायग्राम समझाया था, उसी की मदद से मैं ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार लिख रहा हूं, जो है एन ए में से घटाया जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, और फिर जोड़ा जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। भगवान की कृपा से, कुदरत का करिश्मा है कि हमारे पास सबकी वैल्यूज मौजूद हैं, बस निकालना बाकी है। देखिए मुझे इसमें एन ए की जरूरत है, 40% है 1000 का, 40% 1000 का कितना होगा, 400 होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो ये तो 400 हो गया, इसकी वैल्यू है 400। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी पर आ जाओ, ये रहा, है ना, 1000 का 5%, 1000 का 5% हो जाएगा 50, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन सी, ये रहा, 1000 का 4%, ये हो जाएगा कितना, 40, माइनस 40 कर दो, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये रहा, 1000 का 2%, ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो 400 माइनस 50 यानी कि 350, 350 प्लस 20, 370, 370 माइनस 40, 330 आपका आंसर है। दैट मींस सी ऑप्शन। इसी तरह के क्वेश्चंस कई बार जेईई मेन में, एआई ट्रिपल ई में पूछे गए हैं, जो हम आगे लेने वाले हैं, जो कि एग्जाम में आए हैं वो वाले क्वेश्चंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चों देखिए, यूनिवर्सल सेट में 700 एलिमेंट्स हैं, ए सेट में 200, बी में 300 और ए इंटरसेक्शन बी में 100 एलिमेंट्स हैं। तो आपसे ए बार इंटरसेक्शन बी बार में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे जा रहे हैं। देखिए एन ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये डिमॉर्गन के नियम के हिसाब से ए यूनियन बी का होल बार होता है। मतलब यूनिवर्सल में से आपको ए यूनियन बी के अवयवों की संख्या माइनस करनी पड़ेगी। अब ए यूनियन बी कैसे निकाला जाएगा, देखो एन यू तो 700 दे रखा है, माइनस फॉर्मूला इसका पता ही होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है, सबके वैल्यूज डाल दीजिए, ये हो गया 700 माइनस एन ए दैट मीन्स 200, एन बी दैट मीन्स 300, एन ए इंटरसेक्शन बी दैट मीन्स 100, ठीक है। 300 में से 100 गए तो 200 बचे, 200 प्लस 200 400, और 700 में से 400 गए तो आपका आंसर आना चाहिए 300, दैट इज सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत नॉर्मल सा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर गलत कर देते हैं बच्चे, ध्यान से करने होते हैं। ए इंटरसेक्शन बी बार का कंप्लीट बार है यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये किसके बराबर होगा, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए वापस से मैं लिख देता हूं, ए इंटरसेक्शन बी बार, इसके ऊपर कंप्लीट बार है, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, ये हो जाएगा ए बार, डिमॉर्गन लॉ से यूनियन बी, बार के ऊपर फिर से बार आ जाएगा, बार के ऊपर जब फिर से बार आ जाता है तो बार हट जाता है, ठीक है, ध्यान रखना ये। तो अगले स्टेप में हो जाएगा ए बार यूनियन बी, ठीक है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि वो वीडियोस ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच पाएँ। और आपके द्वारा दिए गए प्यार और स्नेह से मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड फील कर रही है और आपके लिए और अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है। यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि ए बार के ऊपर अगर बार लगा दोगे तो आंसर ए ही हो जाता है, याद रखना। अब इधर आ जाओ, थोड़ी देर के लिए अपन इसको डी मान लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है डी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, क्या लिखा हुआ है, डी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब याद करो, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जब आप करोगे तो इसका रिजल्ट होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। इसी का इस्तेमाल हम यहां करने वाले, बस हमें ए की जगह डी लगाना है, ठीक है, बाकी सब ये लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा डी यूनियन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन डी यूनियन सी, करेक्ट है। सेम प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दी। अब डी को रिप्लेस कर दो, डी कौन था, ए बार यूनियन बी, यूनियन बी हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में, इंटरसेक्शन ए बार यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। बी और बी का यूनियन करोगे तो बी ही आता है, मैं आपको लिखवा चुका हूं। तो ए बार यूनियन बी यहां पर बचा,
इसका इंटरसेक्शन करना है ए बार यूनियन बी यूनियन सी से। इन दोनों में कॉमन कौन है? साफ देखने से पता पड़ रहा है कि ए बार यूनियन बी कॉमन आने वाला है, तो इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो ए बार यूनियन बी आना चाहिए। दैट मीन्स हमारा आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमने सेट को इंट्रोड्यूस किया, प्रॉपर्टीज पढ़ी, टाइप्स पढ़े, वेन डायग्राम पढ़े और हमने क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो हम रिसेंटली जो जेईई मेन में क्वेश्चन आए हैं और पुराने में जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो हम क्लास में लेने वाले हैं। अब उन्हीं क्वेश्चंस के सिलसिले को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और बढ़ाते बढ़ाते जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं रिसेंटली जो भी जेईई मेन में क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं लूंगा क्लास में, और पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया है। क्वेश्चन जाना पहचाना होगा आप लोगों के लिए, जेईई मेन 2019 में आया था, 12 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। माना कि ए बी तथा सी समुच्चय इस प्रकार हैं कि फाई इज नॉट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सी का उपसमुच्चय है और फाई नहीं होना चाहिए, रिक्त समुच्चय नहीं है। तब निम्न में से कौन असत्य है? असत्य स्टेटमेंट को आपको चुनना है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने जो वेन आरेख पढ़े थे उसी पर बेस्ड सॉल्यूशन होने वाला है इसका, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। सबसे पहले तो बच्चों इस कंडीशन का विशेष ध्यान रखना है आपको, किसी भी ऑप्शन को सॉल्व करते समय इस कंडीशन को दिमाग में रखना है और ये अनफॉलो नहीं होनी चाहिए। इसको फॉलो करके आपको आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक वेन डायग्राम बनाता हूं। ये ए है, ये बी सेट है, ठीक है, और ये ए इंटरसेक्शन बी है जैसा कि आपको दिख ही रहा है। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, और क्वेश्चन के हिसाब से ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सी का उपसमुच्चय होना चाहिए। तो समुच्चय सी को मैं कुछ ऐसे बना देता हूं, लाइक दिस। यह आपका समुच्चय सी है, तो आप देख सकते हो सी का उपसमुच्चय ए इंटरसेक्शन बी है, मतलब कि फाई तो नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी फाई तो नहीं है। ठीक है, अच्छा अब इस केस में आप ये देखिए कि ये वेन डायग्राम इस कंडीशन को फॉलो करते हुए बनाया गया है। तो अब पहले अपन ये देख लेते हैं कि इस डायग्राम से अपने कितने ऑप्शन सॉल्व हो सकते हैं। आइए, सबसे पहला ऑप्शन मैंने देखा बी इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू फाई। आप देख सकते हो बी समुच्चय ये है, ठीक है, और सी समुच्चय ये। बी और सी का इंटरसेक्शन ये रहा, ये जो मैंने शेड किया है ये बी और सी का इंटरसेक्शन है। क्या ये फाई है? बिल्कुल नहीं। बी इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू फाई, रिक्त समुच्चय तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो हमारा सही था, मतलब कि ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकती। क्रॉस लगा रहा हूं मैं राइट केवल उस पर लगाऊंगा जो असत्य होगा, क्योंकि हमसे असत्य पूछा है तो असत्य हमारा आंसर होगा। ये हमारा आंसर थोड़ी ना, ये तो सही स्टेटमेंट है, इसलिए मैंने इस पर क्रॉस लगा दिया। फिर अपन आते हैं सी ऑप्शन पर। सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन दरअसल ये लिखा हुआ है सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी जो है, इसको आप लिख सकते हो सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। करेक्ट। अभी आप देखो सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी आपको करना है। सी ये वाला सेट है और उसका उपसमुच्चय है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी अगर सी के अंदर ही बैठा हुआ है तो जब मैं सी और ए इंटरसेक्शन बी का सम्मिलन करूंगा तो मेरे पास आंसर 100% बड़ा वाला सेट यानी कि सी ही आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी सही है, और अगर ये वाली स्टेटमेंट सही है तो फिर ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। करेक्ट है, दो ऑप्शंस तो अपन ने इस वाले वेन आरेख से सॉल्व कर दिए। अब बढ़ चलते हैं अपन बी और डी की तरफ। बी वाले ऑप्शन को देखिए बच्चों, इसके लिए मैं जो वेन डायग्राम बना रहा हूं वो ये है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये रहा आपका ए इंटरसेक्शन बी, और ए माइनस बी जो है यानी कि शुद्ध ए जो है वो ये है, इसी को हम लोग ए माइनस बी कहते हैं, आपको पता है, ठीक है, इसी को हम लोग ए माइनस बी कहते हैं। तो ए माइनस बी सी का उपसमुच्चय है तो सी सेट को मैं ऐसे बना देता हूं, ये रहा सी, ठीक है, ए माइनस बी जो है
वो सी का उपसमुच्चय है, तब क्या ए भी सी का उपसमुच्चय है? ये हो रहा है क्या? देख लो, a माइनस बी यहां पर है और ये सी का उपसमुच्चय है। उस समय a भी आप देख सकते हो वो भी सी का उपसमुच्चय है, क्योंकि सी के अंदर बैठा हुआ है a पूरा का पूरा। इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी सही है, और अगर ये वाली स्टेटमेंट सही है तो फिर ये आंसर नहीं हो सकता। अब वैसे तो हमें आंसर दिख गया है, लेकिन आंसर दिखने में और आंसर आने में थोड़ा फर्क होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप डी को टिक कर सकते हो, लेकिन डी आएगा कैसे वो मैं आपको बताने वाला हूं। डी ऑप्शन को देखते हुए मुझे इस चीज का ख्याल रखना है, पहली बात तो कि ए इंटरसेक्शन बी सी का उपसमुच्चय होना चाहिए और फाई नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ए माइनस सी जो है वो बी का उपसमुच्चय होना चाहिए। इन दो बातों का अपन ध्यान रखते हुए अगर वैन आरेख की कल्पना करें तो कुछ ऐसा बनाएंगे अपन। ये ए है, ये बी है, और ये पूरा का पूरा अपन ने सी ले लिया। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हो कि अगर मैं a माइनस सी की बात करूं, a जो है वो c का ही उपसमुच्चय है, तो इसका मतलब a माइनस सी यानी कि वो अवयव जो केवल a में हो c में ना हो, ऐसा तो मुझे कोई भी एलिमेंट मिल ही नहीं सकता, क्योंकि a तो खुद ही c के अंदर बैठा हुआ है ना। तो इसका मतलब a माइनस सी जो है दोस्तों वो फाई होने वाला है, और फाई जो होता है वो तो हर किसी सेट का उपसमुच्चय होता है, तो फाई हम b का उपसमुच्चय भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यदि a माइनस सी इज सबसेट और इक्वल टू b, ये वाली कंडीशन पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला वेन डायग्राम। अब आपको ये चेक करना है कि क्या a सबसेट और इक्वल टू है b के। तो आप देख सकते हो a कतई b का उपसमुच्चय नहीं है, b के अंदर थोड़ी ना बैठा है ना। a और b में कुछ कॉमन आ रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन a b का उपसमुच्चय बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट जो है यही गलत स्टेटमेंट थी, और इसलिए यही आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन बच्चों जेईई मेन 2019 का ही क्वेश्चन है, 10 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था चैप्टर की शुरुआत में। जेईई मेन में अक्सर वर्ड प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। किसी कक्षा में 140 विद्यार्थी हैं जिन पर नंबर चढ़ा हुआ है 1 से 140 तक। ठीक है, जितने भी बच्चों पर सम संख्या है उन्होंने मैथ्स लिया। अपन लिखते जाते हैं, ठीक है। मैथ्स के लिए अपन एम का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैथ्स लेने वाले बच्चे वो थे जो जिनके ऊपर की सम संख्या थी। अब 1 से 140 में आधे नंबर ऐसे होंगे जिन पर सम संख्या होगी और आधों पर विषम, तो 140 का आधा कर दीजिए, तो मैथ्स लेने वाले बच्चों की तादाद कितनी होगी, 70 होने वाली है। चलिए ये तो आसान था, आगे बढ़ते हैं। जिनकी संख्या 3 से भाजित है उन्होंने फिजिक्स लिया। जिनकी संख्या 3 से भाजित है, 3 से भाजित, अगर 3 से भाजित की मैं बात करूं 1 से 140 के बीच में या 1 से 140 तक, तो वो होगी 3, 6, 9 से लेकर 138 तक। टोटल नंबर निकालने के लिए लास्ट नंबर अपॉन फर्स्ट नंबर कर दीजिए आप, तो आपके पास 46 आंसर आ जाएगा। आप सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में जाकर a प्लस n माइनस 1 डी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और केमिस्ट्री के लिए क्वेश्चन कह रहा है कि केमिस्ट्री उन बच्चों ने ली जिनकी संख्या 5 से भाजित है। 5 से भाजित, 5 से भाजित का मतलब आपकी जो सीक्वेंस है वो कहां से स्टार्ट होगी, 5 से, फिर 10, फिर 15 और कहां तक जाएगी, 140 तक। लास्ट नंबर 140 अपॉन 5 कर दीजिए तो आपके पास 28 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आपको उन छात्रों की संख्या निकालनी है जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया। ठीक है, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। तो यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वो बच्चों की संख्या जिन्होंने ना तो मैथ्स लिया, ना फिजिक्स लिया, ना केमिस्ट्री लिया। डी मॉर्गन का नियम लगाते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एम यूनियन पी यूनियन सी, उसके ऊपर बार। और इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिखते हैं एन यूनिवर्सल माइनस एन एम यूनियन पी यूनियन सी। करेक्ट है, ओके। तो इसको थोड़ा सा और अगर अपन आगे बढ़ाएं तो अपने को फॉर्मूला पता ही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एन एम प्लस एन पी प्लस एन सी माइनस सिग्मा एन एम इंटरसेक्शन पी प्लस एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। ठीक है ये फॉर्मूला है। अब हमें एन एम एन पी एन सी तो पता है,
लेकिन हमें एन एम इंटरसेक्शन पी से लेकर एन पी इंटरसेक्शन सी नहीं पता, एन सी इंटरसेक्शन एम भी नहीं पता, और एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी भी नहीं पता। इन सबको हमें एक एक करके निकालना पड़ेगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं निकालने वाला हूं मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि सम भी संख्या हो और 3 से भाजित भी हो, है ना। यानी कि हमें 2 व 3 से भाजित संख्या निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 2 से भाजित होना मतलब वो सम है, और 3 से भाजित होने के लिए तो फिजिक्स की कंडीशन थी ही सही। तो 2 व 3 से भाजित होना मतलब 6 से भाजित होना। तो 6, 12 ऐसे करते करते आप कहां तक जाओगे? 138 तक जाओगे। तो लास्ट अपॉन फर्स्ट कर दीजिए तो आपके पास 23 आ जाएगा। ओके, ये है आपके पास एन एम इंटरसेक्शन पी की वैल्यू। अब अपन निकालते हैं एन पी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू, यानी कि फिजिक्स के लिए 3 से भाजित और केमिस्ट्री के लिए 5 से भाजित। तो यानी कि 3 व 5 से भाजित हमें चाहिए। 3 व 5 से भाजित मतलब 15, फिर 30, ऐसे करते करते 135 तक जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा। करेक्ट है। फिर जाएंगे हम एन सी इंटरसेक्शन एम पर, मतलब सम भी हो और 5 से भाजित भी हो, तो मतलब 2 व 5 से भाजित चाहिए हमें। क्लियर है? 2 व 5 से भाजित चाहिए, मतलब कि स्टार्ट होगा 10 से, फिर 20 और लास्ट में जाएगा 140, तो ये हो जाएगा 14। क्लियर है? ये 3 एलिमेंट्स और निकल करके आ गए आपके पास। अब बचा है सिर्फ एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, यानी कि वो 2 से भी भाजित हो, 3 से भी भाजित हो और 5 से भी भाजित हो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे थोड़ा सा ऊपर से मिटाना पड़ेगा, तो आप पहले इसको लिख लीजिए, सो दैट जब मैं आगे बढ़ूं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब देखिए एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी निकालने की बारी आती है, मतलब 2, 3 व 5 से भाजित, 2, 3 व 5 से भाजित। इसका मतलब 5 3 जा 15 2 जा 30, 30 से भाजित चाहिए हमें। तो 30, 60, 90 और 120, केवल 4 है, तो 4 इसका आंसर आ गया। अब अपन को इन सब वैल्यूज को किस में डालना है? इस फॉर्मूले में डाल देना है। ठीक है, तो देखिए एन यूनिवर्सल की वैल्यू है 140, क्योंकि क्लास में 140 विद्यार्थी थे। एन एम मैंने आपको बताया था 70 है, एन पी 46 आया था, एन सी आपके पास आया था 28। सिग्मा एन एम इंटरसेक्शन पी का मतलब है माइनस में बाहर लगा रहा हूं और अंदर, इन सबको जोड़ दूंगा मैं। 23 + 9 होता है 32, 32 + 14 होता है 46, तो ये 46 आ गया। क्लियर है? प्लस एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी जो कि 4 आया था। ओके, ये है, तो 46 से 46 तो आप पहले काट दीजिए। अब आपके पास बचा 70 + 28 यानी कि 98, उसमें से 4 गए, ठीक है, सॉरी उसमें 4 जोड़ा तो कितना आ गया? 102 आ गया। तो आपको क्या करना है अब? 140 में से 102 घटाना है, तो आपका आंसर आ गया 38। कितना आ गया? 38। दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों में सिर्फ कैलकुलेशंस का ध्यान रखना पड़ता है ना, बाकी सब चीजें बहुत आसान है। लेंथी क्वेश्चन होता है नो डाउट, लेकिन आसान होता है, मुफ्त का क्वेश्चन होता है। अगर आप बहुत ध्यान से करोगे तो 4 नंबर आपके पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जेईई मेन 2019 9 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। किसी शहर में 2 समाचार पत्र ए तथा बी प्रकाशित होते हैं। 25% लोग समाचार पत्र ए पढ़ते हैं, 20% लोग समाचार पत्र बी पढ़ते हैं, 8% ए तथा बी दोनों को पढ़ते हैं, 30% ए पढ़ते हैं, बी को नहीं पढ़ते और विज्ञापन देखते हैं, 40% बी पढ़ते हैं, ए को नहीं देखते और विज्ञापन देखते हैं, 50% ए तथा बी दोनों को पढ़ते हैं और विज्ञापन भी देखते हैं। आपको उस जनसंख्या का प्रतिशत निकालना है जो विज्ञापन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वेन आरेख से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं मान लूं कि अगर शहर की जनसंख्या 100 है, तो एन ए एन बी और एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होंगे? देखो एन ए 25% है 100 का, तो 25 हो जाएगा, एन बी 20% है 100 का, तो 20 हो जाएगा, और एन ए इंटरसेक्शन बी 8 हो जाएगा। अब अगर मैं वेन आरेख बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से बन सकता है। ये देखिए,
यूनिवर्सल सेट में अवयवों की संख्या मैंने 100 मान रखी है, ठीक है। ये सेट ए है, ये सेट बी है। यहां पर कॉमन जो है वो 8 है और शुद्ध ए जो बचा वो 17 बचा, क्योंकि 25 टोटल थे, 8 कॉमन थे तो अब बचे 17। इधर 20 टोटल थे तो यहां पर 12 बचे, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो शुद्ध ए है, इस शुद्ध ए का मतलब क्या है? इस शुद्ध ए का मतलब है केवल ए लेकिन बी नहीं, ठीक है। अच्छा, ये जो शुद्ध बी है, इस शुद्ध बी का मतलब क्या है? इसका मतलब है ए नहीं लेकिन बी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मुझे शुद्ध ए में अवयवों की संख्या निकालनी है तो वो 17 है, और शुद्ध बी में अवयवों की संख्या अगर मुझे निकालनी है तो वो 12 है। करेक्ट है। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ा जाए। हमें विज्ञापन देखने वाले लोगों का टोटल प्रतिशत निकालना है। विज्ञापन कौन कौन से लोग देखते हैं? 30% लोग जो ए नहीं, ए पढ़ते हैं लेकिन बी नहीं, वो विज्ञापन देखते हैं। ए पढ़ते हैं लेकिन बी नहीं, यानी कि इसका 30% करना पड़ेगा, ठीक है। तो 17 इंटू 30/100 प्लस, और कौन पढ़ते हैं? बी पढ़ने वाले लोग लेकिन ए को नहीं पढ़ने वाले लोग भी विज्ञापन देखते हैं, यानी कि इसका 40%। तो 40/100 इंटू 12 प्लस 50% लोग जो ए तथा बी पढ़ते हैं विज्ञापन देखते हैं। ए तथा बी पढ़ने वाले 8, तो 8 का 50%, ये टोटल प्रतिशत हो गया जो लोग विज्ञापन देखते हैं। तो ये हो गया आपके पास 5.1, ठीक है, 0 से 0 कटने के बाद। ये हो गया आपके पास 4.8 और ये हो गया आपके पास 4। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 13.9। तो आपका सही आंसर क्या है? डी ऑप्शन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, जेईई मेन 2020 4 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। किसी सर्वे में शहर के 63% लोग समाचार पत्र ए पढ़ते हैं, जबकि 76% लोग जो हैं वो समाचार पत्र बी को पढ़ते हैं। यदि x% के लोग दोनों को पढ़ते हैं तब x का संभव मान क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करो, शहर की जनसंख्या को 100 मान लो, मतलब जो यूनिवर्सल सेट है उसके एलिमेंट्स की संख्या है 100। करेक्ट है। इसके हिसाब से अब अगर आप ए पढ़ने वाले लोगों की संख्या निकालोगे तो वो 63 आएगी, क्योंकि 63% 100 का 63 ही होता है। फिर अगर आप एन बी निकालोगे, बी को पढ़ने वाले लोगों की परसेंटेज, तो वो 76 आ जाएगी। दोनों को पढ़ने वाले x% है तो वो x के बराबर आ जाएगा। करेक्ट है। अच्छा, अब हमें पता ही है कि ए यूनियन बी कर भी लोगे तो भी आप यूनिवर्सल सेट से बड़े तो नहीं हो सकते, ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकते हो। तो ये होने वाला है, फॉर्मूला आपको पता ही है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये लेस देन और इक्वल टू 100 होने वाला है। एन ए आपको पता ही है 63 है, ये 76 था, ये x था, लेस देन और इक्वल टू 100। करेक्ट है। यहां से x ग्रेटर देन इक्वल टू 39 आ गया, ठीक है। लेकिन 39 से बड़ी तो बहुत सारी वैल्यूज हैं, 65 है, 55 है, लेकिन हमें तो एक ही आंसर चुनना है। तो हमें अभी एक और x की रेंज पर काम करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि a और b का इंटरसेक्शन अगर मैं करूंगा तो जो कम एलिमेंट्स का सेट होगा, जो छोटा सेट होगा, वो इंटरसेक्शन ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर हो सकता है। कहने का मतलब यह है ऑल्सो एन ए इंटरसेक्शन बी जो है दोस्तों, वो एन ए के बराबर या उससे छोटा तो हो गई। एन ए इंटरसेक्शन बी यानी कि x, और एन ए कौन है? 63। यह है आपकी x का दूसरा अंतराल। तो आपका x जो है वो 39 से बड़ा या बराबर और 63 से छोटा या बराबर होना चाहिए। करेक्ट बात है। तो ये वाला ऑप्शन 29 जिसमें लिखा हुआ है ए ऑप्शन, ये गलत है क्योंकि वो 39 से छोटा है। 37 भी गलत है क्योंकि वो भी 39 से छोटा है। 65 भी गलत है क्योंकि ये 63 से बड़ा हो गया, जबकि मैक्सिमम है 63 हो सकता है। तो फिर सही आंसर कौन है? सही आंसर है 55। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि 39 से 63 की रेंज में वही आ रहा है। बच्चों, अगर आपको इस टॉपिक का वीडियो अच्छा लगा और आप पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 1800 2121 799